सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। हमारा पोर्शन पूरा हुआ है तो आज हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम दूसरी इकाई की पहली कविता वर्ष ही जलद, इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें एक है कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। तो इस कविता में प्राकृतिक जल स्रोत कौन से आए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो प्राकृतिक जल स्रोत है नदी और समुद्र। दूसरा प्रश्न है, संत और पर्वत में समानता का आधार। तो संत और पर्वत में समानता किस तरह से कवि ने बताई है, यह हमें यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो संत क्या करते हैं, तो दुष्टों के वचन सहना, और पर्वत क्या करते हैं, बूंदों का आघात सहना। ए इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, सद्ग्रंथों के लुप्त होने के कारण, यानी सद्ग्रंथ लुप्त होने के कौन से कारण कवि ने इस कविता में बताए हैं। तो पहला है पाखंड और दूसरा विवाद। अगला प्रश्न है, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। तो देखो यहाँ पर अर्थ दिया है, उस अर्थ की पंक्तियाँ जो है वह आपको कविता से ढूंढकर लिखनी आवश्यक है। तो पहला प्रश्न है, संतों की सहनशीलता। तो संतों की सहनशीलता बताने वाली इस कविता में पंक्ति है, खल के वचन संत सह जैसे, यानी दुष्ट व्यक्तियों के वचन जिस तरह से संत लोग सहते हैं, और उनकी सहनशीलता इस पंक्ति से हमें पता चलती है। दूसरा है, कपूत के कारण कुल की हानि, ये अर्थ है। तो इस अर्थ वाली कविता में पंक्ति है, जीमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। ये इस कविता की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, तालिका पूर्ण कीजिए। आपके किताब में स्वाध्याय में प्रश्न दिया है, देखो टेबल जो दिया है उसमें इन्हें यह कहा है, इस तरह का ये टेबल है। तो इन्हें यानी देखो पहला है दादुर, दादुर को कहा है बटु समुदाय। दूसरा है सज्जनों के सद्गुण, तो यह कहा है समिति समिति तालाब में जल भरना। तीसरा है नव पल्लव वाले वृक्ष, तो यह कहा है ज्ञान प्राप्त कर प्रफुल्लित होने वाला साधक। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ लगाइए। तो देखो आपके किताब में अ समूह और ब समूह दिया है, तो हमें उसमें से उचित जोड़ियाँ मिलानी है। तो देखते हैं, पहली है दमकती बिजली। तो दमकती बिजली, इनके लिए कहा है दुष्ट की मित्रता, ये उसका उत्तर है। दूसरा है नव पल्लव से भरा वृक्ष, जैसे साधक के मन का विवेक, ये उसका उत्तर है। तीसरा है उपकारी की संपत्ति, ससी संपन्न पृथ्वी, ये इसका उत्तर है। चौथा है भूमि की
माया से लिपटा जीव, ये इसका उत्तर है। तो ये प्रश्न था, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अगला प्रश्न है, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं बादल। तो बादल शब्द का समानार्थी शब्द हमें यहाँ लिखना है, जो कि कविता में दिया हुआ है। तो बादल को कविता में जलद कहा है, तो बादल का समानार्थी शब्द है जलद। दूसरा शब्द ग्रह, इन्हें कविता में पतंग या सूर्य कहा है। तीसरा शब्द है उपग्रह, इसे कविता में मही कहा गया है। चौथा शब्द है पेड़, पेड़ को कविता में विटप कहा है। अगला शब्द है पौधा, तो पौधा को कविता में अर्क या जवास कहा है। अगला शब्द है पत्ते, पत्तों को इस कविता में शब्द उपयुक्त किया गया है, पात या प्रयुक्त किया गया है, पात ए शब्द। तो ए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द थे, या हम इसे समानार्थों वाले शब्द भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद से किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। यानी अपने पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ यहाँ पर हमें लिखना आवश्यक है। तो आपको इस कविता में जो भी 4 पंक्तियाँ पसंद है उसका अर्थ आप लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे 4 पंक्तियाँ मैं आपको बताती हूँ और उसका अर्थ भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लिखना आवश्यक है। तो घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन हरपत मनमोरा, दामिनी दमक रहही माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, बरशहि जलद भूमि नियराए, जथा नवही बूध विद्या पाए, बूंद आघात सहही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो ये जो 4 पंक्तियाँ है इसका भावार्थ यानी अर्थ बहुत ही सुंदर है। तो आइए देखते हैं इनका अर्थ। प्रस्तुत काव्य की पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, वह एक जगह बनी नहीं रहती, कभी चमक कर टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। बादल धरती के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। उनका यह व्यवहार उसी प्रकार का लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। बादल भी जल के भार से जुड़ गए हैं और पृथ्वी के नज़दीक अपने जल से प्राणियों को तृप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है, पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के कटु वचन सह लेते हैं और उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते।
ए इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ है, यानी जिस तरह से पहाड़ों पर बूंदें गिरती है तो पहाड़ जो है वह आघात सहते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार संत को कोई दुष्ट व्यक्ति कटुवचन बोलता है तो संत कुछ नहीं बोलता। ए इन पंक्तियों का अर्थ है। तो अगला प्रश्न है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण। तो मुहावरे देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है आंखें फाड़कर देखना। तो आंखें फाड़कर देखना, इसका अर्थ है आश्चर्य से देखना। तो वाक्य सुनो। मनीष सर्कस के कलाकारों के करतब आंखें फाड़कर देख रहा था। तो देखो, हमने जो मुहावरा है इसका प्रयोग इस वाक्य में किया है। तो अगला मुहावरा है रुआंसा होना। रुआंसा होना का अर्थ है उदास होना। इसका वाक्य देखो। मालिक की झिड़कियां खाकर नौकर रुआंसा हो गया। ये इसका उदाहरण यानी वाक्य है। तो वाक्य में हमें मुहावरे का प्रयोग करना आवश्यक होता है। फिर अगला प्रश्न है काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला प्रश्न है प्रिया ही न मेरा मन डरता है। इस वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल में हमें परिवर्तित करना है। तो इसका उत्तर है प्रियाहीन मेरा मन डरा है। तो देखो, यहाँ पर क्रिया जो है वह पूरी हो चुकी है। तो पूर्ण वर्तमान काल में अगर हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में किस तरह से बदलाव आता है। तो ये वाक्य आप ध्यान से सुनो कि प्रियाहीन मेरा मन डरा है, ये इसका पूर्ण वर्तमान काल है। अगला वाक्य है बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। यानी ये जो वाक्य है देखो, बरस रहे हैं, तो ये वाक्य क्या है, तो अपूर्ण वर्तमान काल है। तो इस वाक्य को सामान्य भविष्य काल में हमें बदलना है। तो ये वाक्य सामान्य भविष्य काल में किस तरह से लिखा जाता है। तो इसका उत्तर देखो, बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरसेंगे, ये इसका सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित किया हुआ रूप है। यानी इस वाक्य को इस तरह से लिखते हैं भविष्य काल में। अगला प्रश्न है वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। तो देखो, वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर हमें यहाँ पर लिखना है। तो वाक्य के भेद हमने पढ़े हैं, है ना। तो सुनो, पहला वाक्य है बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। तो देखो, इस वाक्य में हम अगर ध्यान से देखें तो 2 वाक्य है और 2 वाक्य को एक शब्द ने जोड़ा है, वो शब्द है और। तो बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। तो ये वाक्य जो है वह है संयुक्त वाक्य। यानी वाक्य का भेद कौन सा है, तो संयुक्त वाक्य है ये। तो दूसरा वाक्य है अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई है, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। तो देखो, अगर इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये वाक्य का कौन सा भेद है। तो देखो, इसमें अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई है, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं, ये वाक्य है। तो
इस तरह के वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये जो वाक्य है वह मिश्र वाक्य है। तो देखो यहाँ पर आपका जो स्वाध्याय है वह समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।